इस वीडियो में देखिए हम बायोलॉजी का एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोरघम में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में पहली स्थायी उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर सोरघम में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है? देखिए इसमें से कौन सा है जो कि रॉन्ग है, उसको आपको आंसर करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गैर चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरेशन में पीएस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस का मतलब पीएस का मतलब फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकेंड दोनों शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चक्रीय प्रकाश यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो गैर चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस 1 और फोटोसिंथेसिस सेकेंड दोनों शामिल होती हैं। तो ये हमारा जो है सेंटेंस रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन में रोबिस्को एंजाइम की ऑक्सीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो देखिए यहाँ पर जो 3 कार्बन होते हैं इनमें पौधे में प्रकाश शोषण के दौरान कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को से बंधित होती हैं। यहाँ RUBP एक होता है RUBP, ये RUBP PGA के 2 अणु में परिवर्तित होने के स्थान पर ऑक्सीजन से जुड़कर फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन वाला और फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाले का एक अणु बनाते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखो, उत्तेजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन आयन जो होता है फोटोसिंथेसिस सेकेंड से प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही की ओर जाता है और प्राथमिक इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राही से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में जाता है, जो इसके परिणाम स्वरूप ये अपने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F सम्मिश्र में स्थानांतरित करता है। इसलिए प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को फोटोसिंथेसिस सेकेंड से साइटोक्रोम B6F सम्मिश्र में सुगम बनाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। यानी कि यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब उसमें प्रोडक्ट बनते हैं, तो उस प्रोडक्ट में जो नहीं बनता है उसको यहाँ पर बताना है कि प्रोडक्ट के रूप में कौन सी चीज़ें इन 4 ऑप्शन में से नहीं बनती है। तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी, NADPH व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, NADPH एनाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण हो गया, जो बड़े अणुओं के निर्माण के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। NADH के बारे में अगर हम देखें तो NADH जो होता है ये कैटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जो अणुओं को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड आता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या करता है, यहाँ पर जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और कैटाबॉलिक क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो होता है NADPH, ATP और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तो बनते हैं, लेकिन NADH यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इस स्टेटमेंट में प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन सा प्रभावित करता है उससे रिलेटेड एक जो सेंटेंस है वो रॉन्ग दिया हुआ है। उस रॉन्ग सेंटेंस को यहाँ पर पहचानना है। तो हम लोग क्वेश्चन को ऊपर रख लेते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब रॉन्ग सेंटेंस को यहाँ पर चूज कीजिए। देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर C4 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण को दर्शाते हैं, जबकि C3 जो होता है ये पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर C है ये उल्टा लिखा हुआ है, देखिए, है ना। तो ये गलत ऑप्शन हो गया हमारा, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो कि रॉन्ग ऑप्शन है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उसके बाद ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D, ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, जो कि आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में फास्फोइनॉल पाइरुवेट एक प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है कि जो फास्फोइनॉल पाइरुवेट का एक प्राथमिक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो C3 और C4 पादपों के बीच मुख्य रूप से विभेद करती है। यानी कि ऐसा कौन सा एक प्रोसेस है जो कि C3 पादप उत्पाद और C4 पादप उत्पाद के बीच में एक मेजर डिफरेंस बताती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रकाश श्वसन। ठीक है, प्रकाश श्वसन देखिए राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के ऑक्सीजनेशन एवं पौधे के प्रकाश संश्लेषी अंगों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्मोचन की प्रकाश आश्रित प्रक्रिया होती है। ये उपयोगी ऊर्जा के उत्पादन के बिना कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रकाश संश्लेषी उत्पादक का ऑक्सीडेशन करता है, और प्रकाश श्वसन केवल C3 पादपों में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और किस में होता है, C3 पादप में होता है। क्यों? क्योंकि अधिक तापमान और अधिक ऑक्सीजन सांद्रता पर RuBP कार्बोक्सिलेज का परिवर्तन RuBP ऑक्सीजनेज में होता है। प्रकाश संश्लेषण C4 पादपों में अनुपस्थित होता है। ठीक,
C4 जो पादप होता है उनमें जो प्रकाश श्वसन होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रूबिस्को और दूसरे केल्विन चक्र के एंजाइम केवल बंडल शीत कोशिका में उपस्थित होते हैं। C4 पादप के बंडल शीत में तापमान भी कम होता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश श्वसन नहीं होता है। प्रकाश श्वसन होता किस में है? C3 में होता है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि यही इसका मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पर पाई जाती है? जो हरित लवक होता है उसमें अगर प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर पाई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या थाइलेकॉइड की अवकाशिका में पाई जाती है। थाइलेकॉइड की अवकाशिका में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इमर्सन दीर्घिकर प्रभाव और लाल बूंद किस खोज में प्रमुख केंद्र रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। अब समझिए, अवायवीय श्वसन या फिर किण्वन दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है लैक्टेट किण्वन और दूसरा होता है एथेनॉल किण्वन। तो लैक्टेट किण्वन से लैक्टिक अम्ल उत्पादित होता है और ग्लाइकोलाइसिस में यह प्रक्रिया सीधे ही NADH द्वारा अपचयित होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है। जबकि दूसरा जो होता है एल्कोहल किण्वन, इसमें पायरुवेट एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित होता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, जो इमर्सन है और इनके साथी ने पाया कि छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को जब लंबी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के एक साथ पौधे को उपलब्ध कराया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है, बजाय अकेले प्रकाश तरंग दैर्ध्य जिसकी दोनों तरंग दैर्ध्य की योग के बराबर के प्रकाश को डालने पर प्रकाश संश्लेषण में यह वृद्धि 680 nm वाले लाल तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को डालने पर तीव्रता से कम होती जाती है। वर्णकों तंत्रों के दोनों पृथक समूह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। लंबी तरंग दैर्ध्य में प्रकाश का अवशोषण प्रकाश तंत्र एक के द्वारा व छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण तंत्र फोटोसिंथेसिस के द्वारा किया जाता है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण के लिए दोनों ही प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः दोनों प्रकाश तंत्र 690 nm तरंग दैर्ध्य पर सर्वोत्तम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि इस तरंग दैर्ध्य पर दोनों प्रकाश तंत्र उनकी तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण करते हैं। इमर्सन के कार्य का यह महत्व है कि इससे दो अलग अलग तंत्रों की उपस्थिति का पता लगता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन होने से होने वाली हानि से बचता है। उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है और वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप को निम्नलिखित में से किस कार्य की समूह में रखेंगे? क्या हो जाएगा आंसर? तो
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D/C4 पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की राजधानी में जल गुलित वर्णक कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंथोसायनिन एक जल में घुलनशील वर्णक है जो कि रिक्तिका में उपस्थित झिल्ली से घिरा रहता है। एंथोसायनिन का मुख्य कार्य फूल और फलों को रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पादप में विसरित होती है। उपयुक्त कथनों में एक विकल्प को चयन कीजिए, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि इस सेंटेंस का रीजन है। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, आंसर करिए। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती है क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण गुणांक जो होता है वो भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वड़की लवक यानी कि क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं? वड़की लवक जो होते हैं वो किस क्रिया में भाग लेते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ पर संपन्न होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं ये संपन्न होती है कहाँ पर संपन्न होती है? पिटिकाए अधात्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं मुख्यतः ग्रेना थैलेकॉइड्स में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण शामिल होता है हरित लवक के अधात्री या फिर जिसको कि मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 एवं C4 जो पौधे होते हैं इनमें एक प्रमुख अंतर करने वाली जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो C3 पादप होते हैं और C4 पादप होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर डिफरेंस कौन सा है? मैंने आपको आंसर बताया था, प्रकाश श्वसन बताया था। ठीक है, और वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था, अभी भी देख लेते हैं। जो प्रकाश श्वसन होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट के ऑक्सीजनेशन की प्रकाश पर आधारित एक प्रक्रिया होता है जिसमें पादप की फोटोसिंथेटिक समूह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह हरित लवक में होता है। प्रक्रिया की पूर्णता हेतु परऑक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया C3 तथा C4 पादपों के मध्य एक महत्वपूर्ण भिन्नता को उत्पन्न करती है क्योंकि C4 पादपों में यह प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A से D तक के ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको कौन कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है और कितने सेंटेंस सही हैं उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा ऑप्शन प्रॉपर दिख सके हमको।
अब पढ़िए इन 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। अब देखिए इसमें 2 सेंटेंस सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाइए। अब सुनिए, बहुपुंकेसरीय अवस्था में पुंकेसर बड़े तथा अनिश्चित संख्या में होते हैं। ठीक है, ग्लोरियोसा लिलियेसी कुल तथा पिटूनिया जो होता है सोलेनेसी कुल में उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें पृथक पुंकेसर होते हैं, यानी कि इनमें अलग अलग पुंकेसर होता है। अब हो गया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग आवश्यक यौगिकों जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, एमिनो अम्ल आदि में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ठीक है, अब देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्वतंत्र जीवी, सहजीवी जीवाणु तथा साइनो जीवाणु द्वारा होता है और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण उच्चतर पादपों की मूल के साथ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल राइजोबियम पेपिलियोसी मूल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी है। फ्रैंकिया कई अम्लीय पादपों जैसे केजुराइना के मूल ग्रंथि में सहजीवी है। राइजोबियम तथा फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में मुक्त रूप से रहते हैं तथा जब ये अवायवीय बन जाते हैं तभी नाइट्रोजन को स्थिर करने की योग्यता विकसित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में CAM किस में सहायक होता है? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो होता है क्रैसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र C4 मार्ग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के दौरान ली जाती है जबकि पादप के रंध्र खुले होते हैं तथा मैलिक अम्ल में स्थिर हो जाती है। दिन के दौरान जब रंध्र बंद होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक अम्ल से मुक्त होती है और यह कैल्विन चक्र में उपयोग आती है। CAM जिसको कि क्रैसुलम एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ये उन पादपों हेतु महत्वपूर्ण है जो सूखे स्थान पर पाए जाते हैं, जिसके कारण दिन के दौरान रंध्र बंद रहते हैं, जिससे वाष्पन में कम पानी की हानि होती है। क्रैसुलेशन अम्ल उपापचयी चक्र मरुस्थलीय क्षेत्र के मांसल पौधे के अंतर्गत जैसे नागफनी तथा कुछ फर्न भी सम्मिलित होते हैं, ये सामान्य है। तो कौन सा हो जाएगा? जल संरक्षण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेंच एनाटॉमी के फूल अच्छाद कोशिका में होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ देखिए जो एनाटॉमी होते हैं, क्रेंच एनाटॉमी के फूल अच्छाद कोशिका में होते हैं। तो ये जो होगा C4 पादप सूखे ट्रॉपिकल क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं तथा उनमें जैव पिंड की अत्यधिक उत्पादकता होती है। इनमें विशेष प्रकार की वर्ण एनाटॉमी पाई जाती है जिसे क्रेंच प्रकार की शरीर रचना कहते हैं। इस प्रकार की शरीर रचना में बंडल शीत कोशिकाएं संवहन फूल के आसपास कई पत्तों का निर्माण करती है। इनका लक्षण अत्यधिक संख्या में हरित लवक मोटी भित्तीय गैसीय आदान प्रदान को रोकती है तथा अंतर कोशिकीय स्थान इनमें नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, वह कौन सी संख्या है जिसके कारण C3 पौधों की अपेक्षा C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में अधिक कार्य सक्षम होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रकाश श्वसन की निम्न दर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीए का प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में किसके प्रकाश संश्लेषण में खोजा गया था? तो यहाँ पर देखिए कैल्विन बेंसन और उसके साथियों ने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 रेडियो सक्रिय के साथ क्लोरेला और सैंडेस्मस सवाल पर अपने प्रयोग किए। रेडियो सक्रिय C14 जिसकी अर्ध आयु 5568 वर्ष होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का मार्ग इसकी मदद से सुगम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे दर्शाए गए यहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग देखेंगे। सही शब्द दर्शाए गए हैं, A B C रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द दर्शाए गए हैं, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। जो यहाँ पर है ना A B और C, यहाँ पे क्या क्या आने वाला है उसको ऑप्शन से पिक करना है। तो पहले तो अब डायग्राम से समझिए कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, उसको फिर हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ए की जगह में क्या आने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। दूसरा बी की जगह क्या आने वाला है, बी की जगह आपका आने वाला है डी कार्बोक्सिलेशन, और सी की जगह क्या आने वाला है, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, क्योंकि ए जो है वो स्थिरीकरण हो रहा था, बी जो होता है डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, और सी हो रहा था पुनरुद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर का, यहाँ पर ABCD इनको पढ़ना है तथा वह एक विकल्प चुनिए जिसमें दोनों सही हैं, यानी कि दो ऑप्शन कोई सा सही होने वाला है, या तो AB होगा या CD होगा या BC या BD, तो आप उसको चूज कीजिए। तो इसका देखिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, देखिए डी, यानी कि बी एंड डी। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल PSI फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ही क्रियाशील होता है। नेक्स्ट स्ट्रोमा लैमेली में फोटोसिंथेसिस सेकेंड तथा NADP दोनों ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंच शारीरिकी किसकी पत्तियों का एक लक्षण है?
तो क्रैंच शारीरिकी किसकी पत्तियों का एक लक्षण है? तो यहाँ पर क्रैंच एनाटॉमी में मीजोफिल अविभेदित होती है तथा इसकी कोशिकाएं संवहन फूलों के आसपास एक केंद्रीय परतों में होती है। संवहन फूल बड़े आकार की बंडल शीत कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, जो कि माला के प्रकार में एक से कई परतों में व्यवस्थित रहता है। C4 पादप एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही है, जैसे कि गन्ना, मक्का, सोरघम की पर्ण में क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्टों के स्ट्रोमा में क्या होता है? तो उनमें जो भी प्रकाश संश्लेषण की अंतकार अभिक्रिया संपूर्ण तौर पर एंजाइमी है तथा प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से धीरे होती है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है तथा प्रकाश से स्वतंत्र होती है, अर्थात यह या तो प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, जिसे स्वांगीकरण शक्ति उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के होने से क्या बनता है? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के होने से क्या बनता है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के होने से क्या बनता है? तो देखिए चक्रीय फास्फोरिलेशन में एटीपी के 2 अणु निर्मित होते हैं, जो कि अंधकार अभिक्रिया में उपयोग में आते हैं। चक्रीय फास्फोरिलेशन जल के प्रकाशिक अपघटन से संबंधित नहीं है, इसलिए O2 मुक्त नहीं होती तथा NADPH भी उत्पन्न नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है C4 पौधों की पत्तियों में मौलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है? तो यहाँ पर देखिए क्या इसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य पर्ण कोशिकाओं में। ठीक है, मध्य पर्ण कोशिकाओं में। नेक्स्ट है प्रकाश तंत्र सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकारे जाते हैं? देखिए क्या है इसका आंसर? प्रकाश द्वारा जल के प्रकाश रासायनिक अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वे प्रकाश तंत्र सेकेंड के प्रकाश केंद्र P60 द्वारा पकड़े जाते हैं। प्रकाश तंत्र सेकेंड यानी कि PS सेकेंड के प्रकाश केंद्र यहाँ पर क्या हो जाते हैं? द्वारा निष्कासित इलेक्ट्रॉन क्विनॉन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाउनहिल यात्रा में वाहक की श्रेणियों से गुजरते हैं तथा प्रत्येक चरण पर ऊर्जा को खोते हैं। मुख्य वाहक प्लास्टोसायनिन PCA जब ये साइटोक्रोम जटिलता से गुजरते हैं तो अकार्बनिक फॉस्फेट तथा ATP से ATP के संश्लेषण तथा प्रोटॉन प्रवणता की रचना हेतु इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा को खो देते हैं और यह प्रक्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 पौधे C3 पौधों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं, क्यों?
तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो हम 29 का आंसर क्या क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको रिपीट किया हुआ है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। C4 पादप प्रकाश संश्लेषण के तौर पर C3 पादप की अपेक्षा C3 पादप की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक प्रवीण होते हैं, क्योंकि C4 पादप में दो प्रकार के हरित लवक होते हैं। पहला तो होता है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट तथा दूसरा जो होता है मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इसलिए इस प्रकार के पादप डी कार्बोक्सिल अम्ल के अतिरिक्त केल्विन चक्र भी चलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान मैलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? तो इसका क्या होने वाला है? C4 पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान मैलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? तो ये होता है मीजोफिल, मीजोफिल की कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट है प्रकाश तंत्र सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉनों का प्रथम ग्राही क्या है? यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी सेकेंड जो स्टेज होती है, सेकेंड बोला जाता है, उससे उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकले इलेक्ट्रॉनों का जो प्रथम ग्राही होता है, मतलब एक्सेप्ट करने वाला, तो सबसे पहला ऐसा कौन है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्विनॉन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश तंत्र फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन स्वीकारी क्या होता है? हमने सेकेंड का देखा कि प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस सेकेंड होता है उसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है क्विनॉन। और जब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन स्वीकारी कौन होता है, तो वो होता है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एकला सल्फर प्रोटीन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र संबंध होते हैं। पहला तो होता है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफिल ए तथा अत्यधिक कम मात्रा में क्लोरोफिल बी होता है। ये वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर इसका स्थानांतरण अभिक्रिया केंद्र P700 को करते हैं। पर्याप्त मात्रा में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन P700 अणु से उत्तेजित होते हैं तथा आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की ओर गति करते हैं तथा ए यहाँ पर यानी कि आयरन और सल्फर कहे जाते हैं ये, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात अपचयित हो जाते हैं और यह बाद में इन इलेक्ट्रॉनों को फेराडॉक्सिन को देता है तथा पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रकाश श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी अभिक्रिया कहाँ पर होती है? बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा तथा पेरोक्सिसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 पौधे की तुलना में C4 पौधों द्वारा एक हेक्सोस शर्करा अणु के शुद्ध उत्पादन में एटीपी के कितने अतिरिक्त अणु चाहिए?
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर देखिए, यहाँ पर बात करें कि C4 पादपों में बंडल शीत कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण का मूल्य 2 ATP पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और C4 प्रकाश संश्लेषित कार्बन चक्र में ऊर्जा जो होती है यानी कि ATP जो होती है, ये प्राप्त C4 पादपों में एक हेक्सो शर्करा को उत्पन्न करने हेतु 12 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। बंडल शीत कोशिकाओं में C3 चक्र सक्रिय होते हैं, जिसके लिए 18 ATP तथा 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए C4 चक्र में कुल 30 ATP तथा 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है, जबकि जो C3 चक्र है इसमें 18 ATP तथा 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो कितने अतिरिक्त हो गए? 12 हो गए ना, क्योंकि पहले क्या था, C4 में कितने ATP? 30 ATP की आवश्यकता होती है और 12 NADPH2, और C3 में 18 ATP और 12 NADPH2, तो कितने ATP एक्स्ट्रा हुए? 12 ATP हुए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपेक्षाकृत कम सीमित होता है, क्यों? इसका रीजन बताना है। एक है आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्थिरीकरण PEP कार्बोक्सिलेज के माध्यम से होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो परास होता है वो कितना होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका जो परास होता है वो होता है आपका 400 nm से 700 nm तक की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों में अतिप्त अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों में अदीप्त अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर उत्पाद जो है वो क्या है? करिए आंसर इसका। आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कैल्विन चक्र C3 चक्र भी कहलाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन एक चक्रीय प्रक्रिया है तथा चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? 3 कार्बन संयुक्त होता है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल या फिर 3 PGA बोल सकते हैं। PGA का फुल फॉर्म समझ में आया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इस चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही अणु RUBP या फिर RUDP जैसे राइबोप्लोस 1,5,5 बाईफॉस्फेट या राइबोलिस 1,5 डाईफॉस्फेट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से RUBP की कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है तथा इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेस है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण निम्नलिखित में से किस तरह दैर्ध्य परास में होता है? सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पौधों के विषय में क्या सही है?
निम्न प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पौधों के विषय में क्या सही है? तो देखिए, पादप जो कि कम प्रकाश अवस्थाओं में उगते हैं, उनमें अधिक सूर्य का प्रकाश अवशोषित करने हेतु सूर्य पौधों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार की प्रकाश संश्लेषी तथा अधिक प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है। इकाई के द्वारा अनुकूलित हो जाते हैं, अर्थात उनमें प्रति अभिक्रिया केंद्र अधिक संख्या में क्लोरोफिल अणु होते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर इसका हो गया डी। ठीक है। नेक्स्ट है, सौर विकिरणों के दृश्यमान वर्णक्रम में प्रधानतः कौन से अंश उच्चतर पौधों के कैरोटीनॉइडों द्वारा अवशोषित होते हैं? तो सौर विकिरणों के दृश्यमान वर्णक्रम में प्रधानतः कौन से अंश उच्चतर पौधों के कैरोटीनॉइड द्वारा अवशोषित होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगनी तथा नीले। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से जो रॉन्ग वाला है उसको चूज करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, बाकी आपका जो 3 ऑप्शन है वो सारे राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के पौधों में 14 कार्बन डाइऑक्साइड मौलिक अम्ल में स्थिरीकृत होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाली एंजाइम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? यहाँ पर देखिए C4 जो होता है, C4 पद सर्वप्रथम ग्रैमिनी कुल जैसे कि गन्ना हो गया। अब देखिए ग्रैमिनी कुल आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो गन्ना आता है, मक्का आता है, सोरगम आता है, आदि में ये देखा गया है। तो C4 पादपों में विशिष्ट पर्ण एनाटॉमी होती है, जिसे क्रैंच एनाटॉमी कहा जाता है। इस प्रकार मीजोफिल कोशिकाओं की हरित लवक में फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये PEP कार्बोक्सिलेज द्वारा जब प्रोसेस होता है तो ये ऑक्सीजिलेज एसिटिक एसिड C4 पादप में PEP यानी कि PEP कार्बोक्सिलेज बनता है। ये क्या मुख्य उत्पाद के रूप में ये बनते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन संयुक्त है तथा प्रथम स्थायी उत्पाद है, इसलिए यह पद C4 कार्बन चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन एक फोटोफॉस्फोरिलेशन से संबंधित है? तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा एक है जो कि फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडीपी का अकार्बनिक PO4 से जब प्रकाश ऊर्जा के दौरान जो प्रोसेस होती है वो क्या बनाती है? ATP बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पोरफायरिन वलय के केंद्र पर कौन सा तत्व स्थित होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है एक हरा वर्णक होता है जो पादपों तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल ए अणु का वास्तविक सूत्र आपका क्या होता है देख लीजिए, C5H72O5N4 मैग्नीशियम होता है। इसके अंतर्गत पोरफायरिन शीर्ष तथा फाइटॉल जो होती है ये इसकी पूंछ साइड होती है। पोरफायरिन एक चक्रीय टेट्रापैरा संरचना होती है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु होता है और पूंछ के अंतर्गत जो फैटॉल होता है ये फैटॉल अल्कोहल होता है तथा फायरॉल वलय से ये जुड़ा हुआ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोरफायरिन जो कि इसके शीर्ष पर होता है
इसके केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है CAM पौधों के स्टोमेटा, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो अधिकतर पादप होते हैं ना, इनके रंध्र सूर्य उदय के समय में खुलता है, यानी कि जब सन स्टार्ट होता है तब उस समय में खुलता है, तथा जब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो ये बंद हो जाता है, जिससे कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश हो सके। और कुछ मांसल पादप जो होते हैं ना, जो कि मांस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हो जाते हैं मांसल पादप कहलाते हैं, जो कि गर्म सूखी अवस्था में उत्पन्न होते हैं। और मांसल पादप कौन कौन से हैं? कैलेनचॉई होता है, ब्रायोफिलम होता है, कैक्टाई होता है, ये सभी मांसल पादप होते हैं। ठीक है, ये विरोधी तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे ये रात्रि के समय रंध्र को खोलते हैं और दिन के समय में ये रंध्र को बंद कर देते हैं। तो रात्रि में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको कार्बनिक अम्ल में स्थिर करते हैं तथा अपने रंध्र दिन के दौरान ये बंद कर लेते हैं। और यह उपयुक्त मार्ग है रात्रि के समय रंध्र को खुला रखकर उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का। यह तभी होता है जब वाष्पोत्सर्जन तनाव जो होता है ये कम होता है, तथा दिन की गर्मी के समय यह जल संरक्षित करते हैं। ये पादप जो होता है क्रेसोलिलेशन अम्ल उपापचयी को दर्शाते हैं। तो इसका प्रोसेस उल्टा होता है, हर जो अलग जो पादप होते हैं उनसे इसका प्रोसेस जो होता है वो उल्टा होता है। अब देखिए इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं, रात में रंध्र खुला रहता है और दिन में ये बंद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्णक लाल व सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? तो ऐसा कौन सा वर्णक है? वह वर्णक हो जाएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम वर्णक क्या करता है? लाल व सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक क्रिया ऊर्जा किस रूप में अप्रकाशिक क्रिया में स्थानांतरित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशिक क्रिया ऊर्जा होती है ये किस में होती है? ये ATP में प्रकाश स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को कौन सा पदार्थ ग्रहण करता है? तो देखिए हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स आदि उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक प्रकाश जो होता है, आवश्यक प्रकाश ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। और सौर प्रकाश जो होते हैं छोटे कणों के प्रकार से गति करता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? पर्ण हरित, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पे बताइए ऐसा कौन सा पेयर है जो कि रॉन्ग है? तो इसकी बात करें, जैसे कि C4 पथ जो होता है, सर्वप्रथम ग्रामीणी, मैंने आपको बताया था कि ग्रामीणी कुल का होता है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? गन्ना बताया था, मक्का, sorghum, ये सभी को देखा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर C4 पादपों में विशिष्ट पर्ण जो होता है वो मैंने आपको ये भी बताया था कि एनाटॉमी होता है, और जिसे क्रैंज एनाटॉमी कहा जाता है। इस प्रकार मेसोफिल कोशिकाओं के हरित लवक में मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड किससे क्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये प्रोसेस होके ऑक्जेलोएसिड एसिटिक एसिड C4 पादपों में PEP कार्बोक्सिलेज मुख्य एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। ठीक है, तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अम्ल 4 जो संयुक्त कार्बन होते हैं इसके प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, इसलिए ये पथ C4 चक्र कहलाता है। तो आंसर कौन सा होगा? C3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है। बाकी आपको बताया था कि मैंने C4 में क्रैंज ये बन रहा है, जिसको कि क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं, ये बन रहा है। कैल्विन चक्र PGA ये हो रहा है, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फिर हैच व स्लैग चक्र किसके द्वारा? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, रेड ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय होता है?
तो इसका बताइए क्या होगा। आंसर देखिए, इमर्सन तथा लुईस ने क्लोरेला पर कार्य किया तथा बिना अनुदैर्ध्य हेतु क्वांटम उत्पादन की गणना की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रयोग फिर इसके बाद देखिए, इमर्सन ने यह देखा कि स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषी की दर जो है वो गिर जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में यह जो गिरावट आती है ये क्या कहलाती है, रेड ड्रॉप कहलाती है। अब समझ में आया रेड ड्रॉप क्या है। तो यह देखा गया कि अब 680 या 690 nm से अधिक अनुदैर्ध्य का प्रकाश दिया जाता है तो क्वांटम उत्पादन जो है वो गिर जा रही है। तो जिस प्रकार फोटोसिंथेसिस सेकेंड लाल प्रकाश द्वारा चलाया जाता है तो यह रेड ड्रॉप के समय असक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अकार्बनिक पोषी के लिए सत्य है। तो यहाँ पर 4 देखिए, कौन सा इसके लिए सही है, किसके लिए, प्रकाश अकार्बनिक पोषी के लिए। तो देखिए यहाँ पर फोटोलियोट्रोपस वे पादप होते हैं जो अकार्बनिक संयुक्तों से हाइड्रोजन तथा विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया।